धन्यवाद अर्चना जी। और सबसे पहले इस आयोजन के लिए जो हमारी जानी मानी संस्था है रूम टू रीड को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई की। उन्होंने अपने विभिन्न प्रयासों के क्रम में धात के साथ मिलकर एक शानदार पहल की है। दरअसल जो समाज में जिन विषयों पर काम किया जाना चाहिए उनमें से एक विषय बालिका शिक्षा है। ये आधी दुनिया स्त्रियों की है। मैं अपनी बात कहने से पूर्व एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को धात की दृष्टि से या हमारी दृष्टि से भी समझ सकें कि ये क्यों आवश्यक है। हम एक सुंदर दुनिया, एक बेहतर दुनिया, एक अच्छी दुनिया बनाने की बात सदियों से करते आ रहे हैं। ये एक आदर्श क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो आदर्श आज तक रचा नहीं गया, क्रिएट नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमने स्त्रियों को पीछे रखा। और स्त्रियों की जब हम बात करते हैं हमें बड़ी स्त्रियां दिखाई देती हैं, हमें वो बच्चियां नहीं दिखाई देती हैं जहां से दुनिया बदलती है। हम उनकी कंडीशनिंग करते हैं और वो लड़कियां जो वैचारिक आभा से संपन्न है और चेतना से संपन्न है वो भ्रमित हो जाती हैं और वो आज की स्त्री में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसकी वो चेतना, वो आभा उस उत्कर्ष तक नहीं पहुंचती जहां से जाना चाहिए। मैं पहले वो कविता आपको सुना देता हूं। ये कविता इस रूप में समझनी है कि जैसे मैंने कहा कि आधी दुनिया स्त्रियों की है, हम इसे दूसरे रूप में कहेंगे दुनिया के आधे मनुष्य। इस दुनिया की आबादी लगभग 7.5 अरब से अधिक है, जिसमें 3.5 अरब से अधिक महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करें, दुनिया में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने नेतृत्व के पद हैं, जितनी पार्लियामेंट्स है दुनिया में, उतनी उस आबादी के अनुपात में वे कितनी जगह आसीन हैं। तो शायद एक आंकड़ा ये है कि वे 15% से भी कम है, जबकि वे दुनिया के आधे मनुष्य हैं। तो मैं दुनिया के इन आधे मनुष्यों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं धात का परिचय दूंगा। दुनिया के आधे मनुष्य, समाज के आधे मनुष्य, घर के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। दुनिया के आधे मनुष्य, समाज के आधे मनुष्य, घर के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। पहाड़ों के आधे मनुष्य, पहाड़ों के आधे मनुष्य, द्वीपों के आधे मनुष्य, जंगलों और घाटियों के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। दुनिया की आधी बुद्धि, दुनिया के आधे विचार, दुनिया की आधी चेतना और विवेक स्त्रियों के पास है। दुनिया के आधे दुख, दुनिया की आधी आफतें, दुनिया के आधे मसले, दुनिया के आधे मसले और सवाल स्त्रियों के हैं। दुनिया की आधी ताकत, दुनिया की आधी सत्ता, दुनिया की आधी दौलत और रसूख, कितना आधा है दुनिया के आधे मनुष्यों के पास। कितना आधा है दुनिया के आधे मनुष्यों के पास। तो इन दुनिया के आधे मनुष्यों के पास पहुंचने के लिए सबसे बड़ी जो साधन है वो क्या है? वो है शिक्षा। और शिक्षा हमें कहाँ से देनी है हमें पता ही नहीं है। हम 50 साल और 60 साल की स्त्री को पाठ पढ़ाते हैं तो हम उसे कभी बदल नहीं सकते। हमें जो पाठ पढ़ाना है, जो चेंज करना है, जो सोशल चेंज लाना है, वो कहाँ पर लाना है? हमें वो बच्चियों के स्तर पर लाना है, लड़कियों के स्तर पर लाना है। लड़कियों की तो हम कंडीशनिंग कर रहे हैं और जहाँ पर हम पारंपरिक शिक्षा उन्हें प्रदान कर रहे हैं, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल रही है कि वो बेहतर मनुष्य बन सकें। तो दुर्भाग्य से हर लड़की एक दिन स्त्री बन जाती। उसकी जो ज्ञान है, ज्ञान के कपाट हैं, चेतना है, बौद्धिक सामर्थ्य है, उस पर तो हम ध्यान केंद्रित कर ही नहीं रहे।
हमारा लक्ष्य एक अच्छी माँ तैयार करना हो सकता है, अच्छी पत्नी तैयार करना हो सकता है। हम एक बेहतर मनुष्य बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। और जो शिक्षा बालिका शिक्षा है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं धाद की ओर से कहना चाहता हूँ और धाद का परिचय भी देना चाहूँगा। धाद एक जन संगठन के रूप में काम करता है, मास ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले सोशल एक्टिविस्ट का संगठन था, लेकिन धीरे धीरे हमें ये महसूस हुआ कि कविता से बड़ा जीवन है, कविता से बड़ा समाज है, और हमने समाज के प्रश्नों पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम उत्तराखंड में काम कर रहे थे, जाहिर है हमारे एजेंडा में उत्तराखंड प्रमुख था, क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं। कहते हैं कि हम अगर यहाँ पे चेन्नई में तमिलनाडु के एजेंडे पर काम करना चाहेंगे तो कठिन होता है। तो स्थान बल जिसे कहते हैं संस्कृति में, हमारा जो स्थान बल है उत्तराखंड है। तो हमने उत्तराखंड में अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू की, और जिसमें हमारे एजेंडा में जो पहला बिंदु था यहाँ के भाषा और कल्चर को लेकर, तो हमने भाषा पर काम किया। जब भाषा पर कोई काम नहीं करता था, तब धाद ने एक मूवमेंट चलाया जिसे आज लोक भाषा आंदोलन कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने भी तमाम अपनी पॉलिसीज तय की हैं भाषा को लेकर, उसमें धाद का योगदान है। भले वो क्रियान्वित नहीं हो रहा है या उसको अभी एजेंडे में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो एक विचार था वो धाद ने शुरू किया था। मैं धाद के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि 1992 में धाद ने महिलाओं पर भी काम शुरू किया, और हम वीमेंस एम्पावरमेंट की बात करते थे, लेकिन वीमेंस एम्पावरमेंट उस रूप में नहीं। मैं उसके दो सिद्धांत आपको बताना चाहूँगा। वीमेंस इनिशिएटिव फॉर वीमेंस इंटरवेंशन, महिला हस्तक्षेप के लिए महिला पहल। जो सिद्धांत आज नेतृत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं महसूस करता हूँ कि आज महिलाओं में, मुझे कहना वैसे लग रहा है जरा, ये वैसी बात होगी, बहुत क्रूर सी बात, कि महिलाओं में जो तमाम नेतृत्व है उसमें नकलीपन अधिक दिखाई देता है, कृत्रिमता बहुत अधिक दिखाई देती है, रियल नेतृत्व अभी पनपा नहीं है। और इन्हें अक्सर देखता हूँ, उनमें इनिशिएटिव लेने की ताकत नहीं है, सोशल इंटरवेंशन की ताकत नहीं है, सामाजिक हस्तक्षेप की ताकत नहीं है। और धाद ने इस पर बहुत साल पहले काम किया, और धाद ने ये कहा था कि काम कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो काम होना चाहिए किशोरियों से। अगर दुनिया को बदलना होगा तो किशोरियों के स्तर पर बेहतर काम करने की जरूरत है। मैं रूम टू रीड संस्था को बधाई देना चाहूँगा, कभी मेरी उनसे जो कुछ क्षण पूर्व संदर्भ में बात हुई थी। मैं समझता हूँ कि महिला प्रश्नों पर अगर किसी को काम करना है तो उसे बालिका प्रश्नों पर काम करना पड़ेगा, और बालिका प्रश्नों पर काम करने का मतलब अच्छी शिक्षा पर काम करना पड़ेगा, और अच्छी शिक्षा पर काम करने का मतलब उन सवालों पर काम करना पड़ेगा जो बालिकाओं को स्त्री न बनाकर एक समग्र, संपूर्ण, समर्थ मनुष्य बनाती है, सक्षम मनुष्य बनाती है, ताकि उस दुनिया में हस्तक्षेप कर सके, वैचारिक भागीदारी कर सके, सामाजिक भागीदारी कर सके, और जो हमारे जीवन के तमाम अंग हैं उनमें एक पक्ष के रूप में खड़ी हो सके। वो पक्ष है जो दुनिया को सुंदर बनाने का जो हमारा आग्रह है उसके लिए काम कर सके। वरना दुनिया एक तरफा पुरुष वर्चस्ववाद के कारण हमेशा पुरुषों द्वारा सजाई जाती रही है, इसीलिए आज तक दुनिया सुंदर नहीं बनी। सुंदर बनाने के लिए जो आदि दुनिया स्त्रियों की है, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए धाद ने 1992 में इस तरह के कार्यक्रम आरंभ किए थे। धाद के जो एक सामाजिक संगठन के तौर पर धाद ने हिमालय के आर्थिक प्रश्नों पर भी काम किया, जो हमें समझ आया। हमने महिला मुद्दों पर भी काम किया, और हमने जन भागीदारी को एक प्रमुख तत्व माना। जन भागीदारी को इस रूप में प्रमुख तत्व माना कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका एक सिस्टम होता है कि वो कैसे काम कर रही है, लेकिन जब एक जन संगठन कोई काम करता है वो उन प्रश्नों पर भी काम कर सकता है जिसे सरकार नहीं उठाती, और इसकी एक बहस खड़ी होती है
धात में बहस खड़ी करना एक टर्म है। महिला मुद्दों पर हमने बहस खड़ी की। मुझे मालूम है सन 92 में देहरादून में धात महिला सभा पहला संगठन था जिसने महिलाओं की बात उठाई, महिला कवि सम्मेलन किए, महिला मुद्दों पर चर्चाएं की, और उसके बाद देहरादून में इतने महिला संगठन बन गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वैचारिक स्तर पर धात आज भी बहुत बेहतर सोचती है। तो भाषा के बाद महिलाओं पर हमने काम शुरू किया, कविता पर हम काम कर रहे थे। हिमालयन इकोनॉमी में हमने वर्ष 2010 में इंटरनेशनल माउंटेन डे पर दून विश्वविद्यालय में आयोजन किया था। हमारे साथ बहुत लोग शामिल हुए। बाद में उसके बाद हमने उत्तराखंड के जो कल्चर पर भी काम किया। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोने में मनुष्य अलग अलग काल में पहुंचा। हजारों साल के कालक्रम में जब अफ्रीका से मनुष्य पैदा हुए तो दुनिया में जगह जगह बढ़े, हमने रूप रंग क्यों ग्रहण किए, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन जब हम पहुंचे तो हमने उन स्थानों पर रहकर संस्कृतियों का जन्म दिया। तो उनमें कुछ बेहतर चीजें हैं, जैसे हरेला। तो हरेला को हमने सरकार के एजेंडे में लाने की कोशिश की और सफल हुए। आज हरेला सरकार मना रही है तो धात के प्रेशर से मना रही है। इलाज का जो छुट्टी हुई तो मैं समझता हूँ इसको धात कई वर्षों से कर रही है कि उसी के प्रेशर से। धात उस तरह से नहीं करती, राजनीतिक क्लेम नहीं करती, और हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उस रूप में नहीं है, पर सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं कि जिनका ये आश्चर्य हुआ जानकर आपको कि एक बड़ा समूह है जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई स्टाफ नहीं है, और सबके बावजूद हम इतनी गतिविधियां करते हैं। हर हफ्ते एक गतिविधि करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये काम सरल नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स को मानना बहुत सरल होता है, लेकिन आम समाज में समाज को मोटिवेट करना, कन्विंस करना, जोड़ना, मैं समझता हूँ सबसे कठिन कार्य है। तो ये धात की यात्रा है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हम अभी कक्षा कोना एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें 600 से अधिक स्कूलों को हम मैगजीन्स भेजते हैं, पुस्तकें भेजते हैं। हम ये कह सकते हैं हमने एक तरह से गोद लिया, उन्हें कंट्रीब्यूट करते हैं। आपदा में हमने 175 बच्चों को 3 साल से अधिक समय तक 800 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप दी थी, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमें सरकार ने 2 एकड़ या 2.5 एकड़ के करीब जमीन दी है स्थल में, वहाँ स्मृति वन बना रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम समझते हैं सामाजिक गतिविधियों का सरकारों पर असर पड़ता है। हमें खुशी है कि बहुत सारे लोग स्वतः हमारे उसमें आते हैं, लेकिन जो दुनिया को बदलने का हमारा आग्रह और विचार है उसके लिए हमें नए सिरे से काम करने की जरूरत है। धात पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से चलती है। रूम टू रीड एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलतः सोशल चेंज के लिए काम कर रही है, जिसके एजेंडे में एक बिंदु है बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के जो विषय हैं वो पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें तो अपनी बेटी से बात करते हुए बड़ी झिझक होती है, हम उसे कुछ समझा नहीं पाते, चाहे मैं उसकी माँ हूँ, चाहे पिता हूँ, चाहे दादा हूँ, हम उसे समझा नहीं पाते। उसके कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। उन प्रश्नों पर गंभीरता से बात करने के लिए, एक मनुष्य के रूप में बात करने के लिए मुझे लगता है हमें छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए और मिलकर करने चाहिए। धात इसका प्रस्ताव करती है। एक और अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हम महिला चेतना को जगाने की बात करते हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि आप सब देवियां हैं यहाँ पर, मैं सभी देवियों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमारी थ्योरी में आप दरअसल देवियां नहीं, आप मनुष्य हैं और सामर्थ्यवान मनुष्य हैं, बौद्धिक चेतना से संपन्न मनुष्य हैं, वैचारिक दृष्टि से संपन्न मनुष्य हैं। आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी चेतना उस उत्कर्ष को छूनी चाहिए कि आपको देवी कहने की जरूरत न पड़े, आप मनुष्य बने। हम गीत गाते हैं तो हम जो टोटल गीतों को लाइए तो टोटल रोमांस के गीत आ रहे हैं, टोटली ही रोमांस नजर आ रहा है। लेकिन महिलाओं की चेतना, उसके संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसके दुख, वो गीत हम गाते नहीं है। उसकी आकांक्षाओं के गीत कोई गाते नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आने वाले समय में महिला आकांक्षाओं के गीत भी गाएं और उन्हें सुने, ताकि आपको पता चले कि स्त्री चेतना क्या होती है, स्त्री कैसे बदल सकती है, और इस समाज के जो हमारी जो साइकोलॉजी है, मानस है, इसमें कैसे बदलाव आ सकता है। अगर हम रोमांस के गीत गाएंगे
तो हम इस दुनिया को कभी नहीं बदल सकते। इस सुंदर दुनिया को बनाने के लिए, इस दुनिया को रचने के लिए जो हमारे आग्रह हैं, जो हम एक आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं, ये स्त्रियों का स्वर्ण युग है। इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलने वाला, ना आने वाला। इसलिए आप सबको उन नई चेतना के गीतों को गाना और सुनना भी चाहिए, ताकि आपकी समझ बने, और सिर्फ आपकी समझ न बने, दुनिया की समझ बने, समाज की समझ बनेगा ना स्त्री। इससे सिर्फ प्रेम नहीं किया जा सकता, बल्कि एक बेहतर दुनिया को बनाने के लिए इसके संघर्ष और चेतना के गीत गाने चाहिए कि 1000 साल बाद बोलने लगी हैं लड़कियां, और लड़कियों को बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ आज रूम टू रीड का प्रोग्राम या एकेडमिक प्रोग्राम ही नहीं हुआ है, क्योंकि धाद एक सामाजिक संगठन है, हम समाज के स्तर पर भी बात करते हैं। सोशल चेंज का प्रोग्राम भी है, और वो जो एजेंडा है उस पर कभी हम चाहेंगे कि धाद, वैसे तो आप दुनिया से बात करते होंगे, लेकिन धाद से बात करिए कि हम कैसी बात सोचते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारे प्रयत्नों से क्या सोशल चेंज आ सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।